नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, कल के क्लास में हमने NCERT वर्ग 6 के इतिहास के चौथे अध्याय की विवेचना की थी, जिसमें हमने दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक वेद की चर्चा की थी। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अतिरिक्त संस्कृत और अन्य भाषाएं से संबंधित तथ्यों को भी हमने देखा था। ये भारूपीय भाषा परिवार से संबंधित है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, इसकी भी चर्चा हमने की। साथियों, हमने ऋग्वेद में वर्णित विश्वामित्र और नदियों के बीच जो संवाद था, इसकी भी चर्चा हमने की। और आज हम अपने जो टॉपिक है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और एक आधार का काम करेगी NCERT, और इसको मैं लगातार आपके बीच रखता रहूँगा। अतः आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय पर सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि जो मवेशी और घोड़े का महत्व था। लोग ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं मवेशियों के लिए हुई है, बच्चों के लिए हुई है, खासकर पुत्रों के लिए की गई है प्रार्थनाएं। युद्ध में लोग मवेशी को जीत कर लाते थे। ज़मीन के लिए भी लड़ाइयाँ होती थी, ऐसा प्रमाण मिला है। ऐसे ज़मीन के लिए जहाँ अच्छे घास का मैदान हो, चारागाह हो और जहाँ पर जौ जैसी फसलें जल्दी तैयार हो जाता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए भी और कुछ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जो धन जीत कर लाया जाता था, उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ पुरोहितों को दिया जाता था और शेष धन को आम लोगों में बांट दिया जाता था। यज्ञ का भी प्रमाण मिला है, जिसमें यज्ञ में भी धन खर्च होते थे और यज्ञ में आहुति दी जाती थी, और ये आहुतियाँ घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी होती थी। अधिकांशतः पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी उस समय। सभी आपस में मिलते जुलते थे, मशविरा करते थे, और जो बहादुर और कुशल लोग होते थे उन्हें वो अपना सरदार चुनते थे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं साथियों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को आप देख सकते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ थी इनके पास, न महलों में रहते थे, इनके पास न सेना थी और न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो साथियों, यहाँ पर लोगों की विशेषता बताने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी चर्चा आगे होगा। और मुख्य रूप से दो भाग यहाँ दिखता है कि एक जो
यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, उन्हें ब्राह्मण, और दूसरे लोग थे राजा जो पूरे राज्य का संचालन करते थे। और ये राजा वैसे नहीं थे जैसे आप आगे पढ़ेंगे, यानी उनके पास वो बहुत बड़ी सेनाएं नहीं थी, राजधानियां नहीं थी, महलों में नहीं रहते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन वैदिक काल में, खास करके ऋग्वैदिक काल में बताया जा रहा है कि राजा का पद वंशानुगत नहीं था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं था। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ऐसा कहा गया है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था, इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द से निकला माना जाता है, यानी विष जिससे वैश्य शब्द निकला है, विष से ही वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर अध्याय 5 में विस्तार से चर्चा होगी। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विष, भरत जन या विष, जदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, यानी जन और विष जैसे शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। अब है कि आप इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है आपको, तो ये कह रहा है, तो इसकी पैराग्राफ को देखते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था, उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। जो कभी काम मालिक चाहते थे, जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। इसे आप देखेंगे कि क्या हो रहा था। साथियों, इस पैराग्राफ में आप जानिए कि जो लोग इन प्रार्थनाओं की रचना कर रहे थे, अर्थात वेदों की रचना कर रहे थे, वे अपने आप को आर्य कहते थे, और जो दूसरी तरफ उनके विरोधी थे उन्हें दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, और बाद के समय में उन्हीं दस्युओं को गुलाम कहा गया, दास कहा गया, जिसका स्त्रीलिंग दासी है। और युद्ध में उन्हें बंदी बनाया जाता था, और जो लोग उन्हें बंदी बनाते थे वे अपने अनुसार उनसे काम लेते थे, काम करवाते थे। लेकिन इसी समय उस महाद्वीप के दूसरे हिस्से में एक अलग तरह की संस्कृति चल रहा था, इसे हम आगे देखेंगे। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। खामोश प्रहरी इसलिए कहा गया कि पाषाण तो कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की इस टॉपिक के अंतर्गत आप देखेंगे कि अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। अगले पृष्ठ में वो चित्र आपको मिलेंगे। यहाँ कहा गया है कि ये शिलाखंड महापाषाण, यहाँ पहले देख ही लें, ये चित्र हैं जहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं और इससे बनाई गई आकृतियाँ हैं। इस चित्र के बारे में कहा जा रहा है। तो इस तरह के महापाषाण को ताबूत या शवाधान, शिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। शिष्ट में एक पोर्ट होल होता था, बड़ा सुराख होता था, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता होता था। इन्हीं चित्रों को देखने के लिए कह रहा है। तो अब हम टॉपिक पर वापस लौटते हैं। ये शिलाखंड महापाषाण, महा अर्थात बड़ा, पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के अंदर दिखते हैं। यानी ये महापाषाण जो था, महा मतलब विशाल, पाषाण मतलब पत्थर, और दफनाते थे जहाँ लोगों को, वहाँ पर ये बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसको महापाषाण संस्कृति भी कहा गया है। और ये प्रथा जो है महापाषाण की लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, और यह दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और ये महापाषाण जमीन के अंदर भी मिले हैं और ज़मीन के बाहर भी मिले हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, यानी करने के लिए कहा रहा है।
गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, ये सारे काम महापाषाण काल में होते थे। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। यानी इन महापाषाण कालीन संस्कृति में जो लोगों को दफनाया जाता था तो उन्हें मृतक के साथ साथ वहाँ पर बड़े पत्थर रखा जाता था, और कहीं कहीं जो पत्थर का पोर्ट होल भी मिलता है कि एक बार उसको कह सकते हैं कि ये दरवाजे के काम आते थे। दूसरे शवों को भी उसमें रखा जाता था। और ये कहा गया है कि इसमें ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले लाल मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, शवों के साथ घोड़ों के कंकाल मिले हैं, लोहे के औजार मिले हैं, कई सोने के गहने मिले हैं। ये सब महापाषाणिक संस्कृति में, महापाषाण काल में जो लोगों को दफनाया जाता था, इन चीज़ों में ये सब सामान मिले। अब यहाँ एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो बिल्कुल नहीं साथियों, हड़प्पा में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। और यहाँ पर कुछ तस्वीर दिखाई गई है कि आप देख रहे हैं महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान है। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान है जो ऊपर में देख रहे हैं, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ हैं, और सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हस्त कठार, एक कटार है यानी काटने वाले औजार है। तो साथियों अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। अब उस समय समाज में समानताएं कैसी थी, लोगों के बीच कितना भेदभाव था, गरीब अमीर के बीच में क्या स्थिति थी, इसको पता लगाने की बात की जा रही है। तो पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ कई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 पर, जो कि इससे पहले वाले अध्याय में है, आप देख सकते हैं, ब्रह्मगिरी को खोजने के लिए कह रहा है कि स्थान है जहाँ पर ये महापाषाणिक संस्कृति मिला है। ब्रह्मगिरी का संबंध महापाषाणिक संस्कृति से है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। अर्थात जो दफनाए गए लोग थे उनमें अलग अलग प्रकार की सामानें मिले हैं। कहीं कुछ बहुत ज़्यादा गहने मिले हैं, सोने मिले हैं, तो कहीं कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये चीज़ इस बात का प्रमाण है कि उस समय भी सामाजिक विभिन्नताएं थी। जो रीति रिवाज था वो धनवान लोगों के लिए कुछ हटके था, इसके अतिरिक्त गरीब लोगों के लिए कुछ अलग था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ सोने मिले हैं एक कब्र में, वहाँ कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। आज भी ऐसा समाज में होता है। आप देखते होंगे कि जो मरने के बाद विधि विधान होता है तो कुछ जो संपन्न परिवार में है वहाँ कुछ ज़्यादा ही किया जाता है, और उस दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं वो कुछ शॉर्टकट में चीज़ों को बहुत ही कम खर्च में निकालते हैं। तो इस तरह से ऐसी व्यवस्था उस समय भी थी। साथियों अब आगे का जो टॉपिक है उसे हम अगले क्लास में देखेंगे, और साथ ही जो इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न होंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहें। निश्चित रूप से आपको कुछ बेहतरीन चीज़ मिलेंगे और एक समग्र रूप में आपका जो है ना सोच डेवलप होगा इतिहास के बारे में, क्योंकि हम NCERT के तथ्यों को हूबहू आपके बीच रखते हैं और उस पर अपनी विवेचना भी प्रस्तुत करते हैं। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।